दोस्तों, कलाम साहब ने कहा था कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामराज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इससे पहले हमने समानता नाम का जो चैप्टर था वो पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर होने वाला है, इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य के अंदर सरकार अपनी भूमिका किस तरह से अदा करती है। तो सबसे पहले आपके जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है स्वास्थ्य का अधिकार। देखिए, ये स्वास्थ्य का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब इस चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षेप के अंदर बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन मौलिक अधिकारों को मूल अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार कहो, एक ही बात है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ये मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जीना चाहता है तो इसके अंदर वे अधिकार सम्मिलित किए गए हैं जिनकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। यानी कि इसके अंदर जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति का व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है और उसे स्वतंत्रता ही नहीं हो तो उसके जीवन जीने का क्या आशय है। यानी कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। उसी तरह से जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, समानता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तो ये कुछ एक मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया है। और एक बात ये भी कही है कि इन अधिकारों की अवहेलना स्वयं सरकार भी नहीं कर सकती है। यानी कि सरकार, कोई भी सरकार हमारे जीवन जीने के अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकती है, हमें मृत्युदंड नहीं दे सकती है। हाँ, संविधान के अंदर कुछ विशेष परिस्थितियाँ दी गई है कि व्यक्ति ऐसे कुछ अपराध कर दे, कोई गंभीर अपराध, तो उसके लिए व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो इसके अंदर वे अधिकार होते हैं जिनकी अवहेलना स्वयं सरकार भी नहीं कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार क्या है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं कि इस स्वास्थ्य का अधिकार के तहत क्या बताया है कि देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके सभी को समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार के तहत सम्मिलित माना गया है। ये जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मुख्यतः देखिए, एक हमारा अधिकार है जिस अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के बीच में। यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो इस अनुच्छेद 21 के अंदर एक अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर ही सम्मिलित है, जीवन का अधिकार। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, उसमें 21 के, 21 खे, 21 गे इस तरह से होते हैं। जैसे 21 के हो गया, 21 खे हो गया, 21 गे हो गया। इस तरह से अधिकारों का उनके हमारे संविधान के अंदर वर्णन किया गया है। तो उसी में से ये जीवन के अधिकार के अंदर ही सम्मिलित है, ये स्वास्थ्य का अधिकार। उसके अलावा भी इस जीवन के अधिकार के तहत जैसे स्वच्छ पेयजल का अधिकार, विश्राम का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, ऐसे अधिकार इस जीवन के अधिकार के अंदर सम्मिलित हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस कड़ी के माध्यम से कि किस तरह से इस स्वास्थ्य के अधिकार को इस जीवन के अधिकार के अंदर सम्मिलित माना है। यहाँ आपके लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार दिया गया है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो वो अनुच्छेद 21 है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला कथन, एक लाइन आ रही है
कि अशुद्ध पानी के सेवन से होने वाली कुछ संक्रमित बीमारियां आ रही है, जिनमें हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस नामक कुछ बीमारियां हैं। ये बीमारियां अशुद्ध पानी के सेवन करने से होती है। उसके बाद चूँकि चैप्टर का संबंध स्वास्थ्य से है, तो उससे संबंधित ही एक कथन आ रहा है कि भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है आपके लिए। और उसके बाद है कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी कि भारत से दूसरे देशों को दवाइयाँ बेची जाती है, यानी कि चिकित्सा के मामले में काफ़ी डेवलप है हमारा देश। उसके बाद एक आपके सामने मैं एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक सारणी है। इसके अंदर भारत के अंदर अस्पतालों की संख्या है कि 1950 के अंदर कुल 2717 अस्पताल थे इंडिया के अंदर मात्र। फिर 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए थे और 2000 ईस्वी के अंदर 18,218 अस्पताल हो गए थे। अब आप इनको याद करने मत बैठ जाना, मैंने बस किताब के अंदर आए थे ये आंकड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताना उचित समझा है। और ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते हैं कि 2000 में कितने अस्पताल थे। हाँ, एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि 1950 में समथिंग 2,500 थे, 1991 के अंदर 11,000 थे और 2000 में 18,000 थे। तो ये एक जनरल सा आपको केवल और केवल एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय ये है कि इतने डॉक्टर हैं, इतने चिकित्सा विद्यालय है हमारे देश में, दवाइयाँ निर्मित करने में भी हमारा देश अव्वल स्थान पर है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोग टीबी से मर जाते हैं। आपकी किताब के अंदर तो तथ्य भी आया है कि लगभग 5 लाख लोग प्रतिवर्ष इस टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतने डॉक्टर होने पर भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्यतया लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए शहरों के अंदर तो काफ़ी डेवलप है स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन मूल रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर स्वास्थ्य के संदर्भ में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है सरकार को। इसीलिए तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग के अंदर एक कथन आया था ना कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके सभी को समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये समान स्वास्थ्य सुविधाएं किनको उपलब्ध नहीं है? शहरों के अंदर तो है लेकिन गाँवों के अंदर नहीं है, या जो पिछड़े हुए जो एरियाज़ है उनके अंदर उन लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं कि देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को हम मुख्यतया 2 वर्गों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती है? जैसे जो सरकारी अस्पताल होते हैं या सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक होते हैं जो हमें ये हेल्थ संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं वो निजी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है। तो इस प्रकार से इन 2 वर्गों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद में एक संस्था आ रही है, उस संस्था का नाम है यूनिसेफ। देखिए इस यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए आपके समक्ष एक देश का उदाहरण आ रहा है जिसका नाम है कोस्टा रिका। चूँकि हम स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही इस देश के संदर्भ में आपके सामने एक बात आएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं इस कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है सैन जोस। अब देखिए इसके संदर्भ में क्या आया है। इस कोस्टा रिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। जो कोस्टा रिका का जो संविधान है उसके अंदर इसका मुख्य कारण निहित है, जिसकी वजह से ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ शहर है।
कई वर्षों पहले क्या हुआ था कि कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना रखेंगे ही नहीं। ठीक है, अपने देश में बिल्कुल भी सेना नहीं रखेंगे। इससे उनने सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। क्योंकि आपको पता है सेना रखने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम हमारे देश के अंदर सेना रखेंगे ही नहीं, बल्कि उस जो पैसा सेना को रखने पर खर्च होते हैं उसको हम हमारे नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करेंगे। तो और उसका प्रभाव ये दिखा कि ये कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश बना था। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें सेना पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें एक सीख ये लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हमारे देश में इम्प्रूव करने के लिए सरकार को और कुछ बड़े कदम ज़रूर उठाने चाहिए। क्योंकि अगर ये देश बिल्कुल भी सेना ही नहीं रख रहा है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सरकार को ऐसे कदम ज़रूर उठाने चाहिए। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अंदर स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या बात की गई है। कोस्टा रिका के संविधान में तो पूर्णतः क्या कहा है आपको पता चल ही गया है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात हमारे संविधान के अंदर भी कही है। यानी कि देखिए, जो हमारे देश के अंदर जो नागरिक या जो लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य का सुधार करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है ना, भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। इसीलिए तो वो क्या करती है, हमारे जो अधिक से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय बनाते हैं, अधिक से अधिक डॉक्टर हर साल बनाते हैं, ताकि वो लोगों के स्वास्थ्य के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, उनमें सुधार कर सकें। उसके बाद ही एक रिलेटेड और पॉइंट आ रहा है जो संविधान के अंदर ही ये बात है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, और जनता द्वारा जितने करों का भुगतान सरकार को किया जाता है उसे सरकार द्वारा चिकित्सा, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था में खर्च किया जाता है। यानी कि जनता से जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा, उस टैक्स का सरकार क्या करती है, चिकित्सा के अंदर खर्च करती है, प्रतिरक्षा के अंदर यानी कि जो देश की रक्षा है, और पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, इन सब के अंदर वो खर्च करते हैं ताकि हमारे देश की जनता प्रोटेक्ट रहे और हमारा पूरा देश प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद बस एक सिंपल सा शब्द आ रहा है। ठीक है, पहला शब्द है सार्वजनिक। ये क्या है कि वे सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि सम्मिलित है। तो आपको पता ही है सरकार जो सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाती है जनहित के लिए, वो सब सार्वजनिक सेवाएं होती है। दूसरा है निजी। वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है उसको निजी कहते हैं। उसके बाद में आ रहा है संचरणीय बीमारियां क्या होती है वो आप देख लीजिए जल्दी से। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचरित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा आदि। यानी कि एक व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूसरे व्यक्तियों के अंदर पानी, भोजन और हवा के माध्यम से फैल जाती है। उन बीमारियों को संचरणीय बीमारियां कहा जाता है। और उसके बाद अंतिम बात आ रही है OPD। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोगी विभाग। और अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में रखा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं तो उससे पहले, भर्ती करने से पहले जिस डिपार्टमेंट के अंदर रोगी को रखा जाता है उसको कहते हैं OPD। तो इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आपको 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के नोट्स की अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने थोरोली आपको इस चैप्टर को समझाया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर बनते हैं
उसका मैंने कोर्स बनाया है, वो आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा और उसकी मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनको देख करके कम टाइम के अंदर अपना रिवीजन कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।